अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन की फ़र्स्ट लैब करने जा रहे हैं। बेसिकली ये सैम्पलिंग टेक्निक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर लैब है ये, जिसमें हम लोग सैम्पल एंड होल्ड सर्किट परफॉर्म करने जा रहे हैं जी। सैम्पल एंड होल्ड क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि एक एनालॉग सिग्नल होता है और उस एनालॉग सिग्नल को अगर हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू मतलब एक कॉन्टीन्यूस टाइम होता है और उसको अगर हम लोग चेंज करें एक डिस्क्रीट टाइम डोमेन के अंदर लेके आएँ, यानी कि उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ के अंदर उसको शिफ्ट कर दें, यानी उसके सैम्पल्स बना दें, तो हमारे पास वो सैम्पलिंग कहलाता है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से ज़रा इसको क्लियर करता हूँ। हमारे पास एक सैम्पल एंड होल्ड सर्किट है और उसकी इनपुट वी इन के ऊपर हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल होगा और इसी तरह से वी आउट के ऊपर हमारे पास वो मिल रहा है आउटपुट सिग्नल, जो कि सैम्पल्ड सिग्नल होगा, यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल होगा। और उसके साथ ये सैम्पल एंड होल्ड एक कंट्रोल वोल्टेजेस हैं जो हम लोग आगे जाकर इसको सर्किट के अंदर जाकर इसको क्लियरली मतलब डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या ये क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट हमारे पास है और इसके अलावा हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, नेचुरल सैम्पलिंग, आइडियल सैम्पलिंग, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लैब के अंदर डिस्कस करेंगे। बट आज की लैब के अंदर हम लोग जो है वो सैम्पल एंड होल्ड सर्किट को ही डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू हम लोग सैम्पलिंग करेंगे और सैम्पल सिग्नल को देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक एनालॉग सिग्नल, कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल, हम लोग उसके कैसे सैंपल बना सकते हैं, उसके सैंपल कैसे बनाएंगे और सैंपल एंड होल्ड सर्किट के थ्रू उसके सैंपल जो सैंपल आउटपुट आती है वो कैसी होगी। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट नेचुरल सैम्पलिंग, आइडियल सैम्पलिंग और सैंपल एंड होल्ड जो सर्किट होता है इसके थ्रू जो सैंपल्ड सिग्नल जनरेट करवाया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं और इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरीके से उसकी वर्किंग डिटेल में देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं कि वो कैसे हम लोगों के पास जो है ना वो वर्क करता है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास सैंपल एंड होल्ड का एक सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट के ऊपर वी इन है, इधर हमारे पास एन चैनल ई मॉसफेट है, उसके बाद सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेजेस हैं और ये एक होल्डिंग कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है 741 ऑप एम्प कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ साथ आगे हम लोग 10 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगाएंगे और यहीं पे वी आउट भी देख लेंगे इसके साथ साथ जो आउटपुट हम लोगों को मिल रही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास वो एक एनालॉग सिग्नल, ये वाला जो वी इन है, जो कि अप्लाई करेंगे हम लोग इस पॉइंट के ऊपर वी इन। अगर आप ये देखें ये वी इन जो है ये हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद वी एस यानी कि कंट्रोल वोल्टेजेस वो आपकी ये वाले, और जो आउटपुट होगी वो आपकी ये वी आउट जो हम लोग इस पॉइंट पे ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए सैम्पलिंग के लिए हमारे पास जो मॉसफेट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है एन चैनल ई मॉसफेट, ये एज अ स्विच वर्क कर रहा है यहाँ पर, जिसकी ड्रेन, सोर्स और गेट टर्मिनल जो हम लोगों ने इधर कनेक्ट किए हैं, यानी कि ड्रेन जो है वो हम लोगों ने वी इन के साथ कनेक्ट किया है और सोर्स हम लोगों ने आगे सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, और जो गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल के ऊपर हम लोग कंट्रोल वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं और ये कंट्रोल वोल्टेजेस जो हैं वो आपके ये वाली पल्सेस हैं, जिसमें स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए सिग्नल आपका ऑन होगा और ऑफ होगा, यानी आपके पास एक क्लॉक टाइप सिग्नल जनरेट किया हम लोगों ने। अब ये देखिए, इतनी ड्यूरेशन के लिए सिग्नल ऑन है और इतनी ड्यूरेशन के लिए सिग्नल आपका 0 वोल्ट यानी ऑफ हो रहा है, यानी हम लोग इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर को वोल्टेजेस दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों को 0 दे रहे हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी टोटल हम लोग यूँ कह सकते हैं कि 50% ड्यूटी साइकिल भी हम लोग इसका रख सकते हैं और इस 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर हम लोग इसको कंट्रोल वोल्टेज को मॉसफेट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मॉसफेट यहाँ पर ये काम करेगा कि जब हमारे पास एज अ स्विच वर्क कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई पॉजिटिव वोल्टेजेस मिल रहे हैं तो यानी ये इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास वी है, वी एस के नाम से है, हमारे पास कोई वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो इस वी एस वोल्टेजेस जब हम लोग इस मॉसफेट की गेट टर्मिनल पे प्रोवाइड करेंगे तो ड्रेन से जो वोल्टेजेस हैं वो पास होना स्टार्ट कर देंगे और जितनी ड्यूरेशन के लिए ये ऑन रहेगा यहाँ से
जितनी ड्यूरेशन के लिए इतनी ड्यूरेशन तक ये ऑन है, तो इतनी ड्यूरेशन तक हमारे पास ड्रेन टू सोर्स हमारे पास सिग्नल पास करेगा। वी इन जो है ना वो आपका क्या कर रहा है, वो आप इस होल्डिंग यानी सी वाला जो आपकी सी कैपेसिटर है इसको वो चार्ज करेगा जी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा वी इन तक, जितनी मतलब हम लोग जितनी देर तक इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने टाइम तक, जितनी देर तक ये चार्ज होगा वी मतलब इसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं इसको, इतनी ड्यूरेशन तक ये चार्ज कर रहा है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो आगे ये जो हाफ हमारे पास टाइम पीरियड का जो सिग्नल बचा हुआ था जिस पे 0 वोल्ट्स थे, इतनी ड्यूरेशन के लिए अब हमारे पास गेट पे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये वाला सिग्नल अब हम लोग 0 वाला जब इस पे पाएगा गेट की टर्मिनल पे, तो अब हमारे पास ड्रेन टू सोर्स कोई वोल्टेज फॉलो मतलब वोल्टेज फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब वोल्टेज नहीं पास हो रहे हैं, ये स्विच क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो इसका कनेक्शन जो है वो यहाँ इस स्विच के थ्रू मतलब अब वी इन और कंट्रोल वोल्टेज के साथ नहीं रहा। तो अब ये होगा कि हमारे पास ये कैपेसिटर वोल्टेजेस जो इसने पहले चार्ज किए हुए थे उनको होल्ड करेगा, मेंटेन रखेगा। तो मतलब इसका ये है कि ये जो पॉइंट है इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक एज अ स्विच अगर मैं बात करूँ काम कर रहा है। जैसे ही इसकी कंट्रोल वोल्टेजेस पे हमारे पास कोई वोल्टेज मिल रहा है और वो गेट टर्मिनल पे हम लोगों ने कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिए हैं, उससे ये होगा कि ये स्विच हमारे पास क्लोज हो जाएगा ऐसे। जब ये क्लोज होगा तो हमारे पास वी इन जो है वो अब क्या होगा, इस कैपेसिटर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज करने लग पड़ेगा। ठीक है जी, और उसके साथ साथ वो चार्ज होगा वी इन तक हमारे पास वो कम्प्लीटली चार्ज होगा। जो भी इसकी कॉन्टीन्यूस वैल्यू मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, यानी कि अगर हम लोग ये साइन वेव लेते हैं या कोई इस तरह की वेव ले लेते हैं तो उसकी जो हमारे पास ऑन टाइम है ये वाला कंट्रोल वोल्टेज का सैम्पलिंग टाइम है, इस ड्यूरेशन के लिए जितनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज पे इस कंट्रोल वोल्टेज का जो सिग्नल है वो ऑन था, उस पर जो वोल्टेज मिल रही थी उतनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास ये वी इन जो है वो पास होगा, इस कैपेसिटर के पास जाएगा और वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। और जब कैपेसिटर चार्ज होगा स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए तो उसके बाद कंट्रोल वोल्टेज अब क्या हो जाएंगी, वो 0 वोल्ट्स हो जाएंगे। तो 0 वोल्ट्स से क्या हो जाएगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा। तो अब कोई कनेक्शन वी इन का इस कैपेसिटर के साथ नहीं रहा, तो स्विच ओपन है, तो ये कैपेसिटर अब वोल्टेजेस को मेनटेन रखेगा। अच्छा, उसके साथ आगे अगर हम लोग देखें ये हमारे पास रेजिस्टर कनेक्टेड है और इसके साथ एक ऑप एम्प कनेक्टेड है। इस ऑप एम्प को कनेक्टिंग, इस ऑप एम्प की जो फीडबैक है जो हम लोगों ने नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये पॉजिटिव हम लोगों ने कनेक्ट की हुई है अपने सर्किट के साथ, और उसकी जो नेगेटिव है वो फीडबैक दिया हुआ है हम लोगों ने। और इसकी सेंट अगर आप देखें इस पिन -2 से लेके 6 तक इसके दरमियान में कोई रजिस्टर कोई कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज फॉलोअर है। और इसको हम लोग यहाँ पे जस्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ऑप एम्प की इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है जिसकी वजह से कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज नहीं होगा। तो अब अगर हम लोग इस चीज़ को इधर से समझें कि ये हमारे पास लेट्स सपोज वी इन है, वी इन एक कॉन्टीन्यूस टाइम रिमेन का सिग्नल है और उसके साथ हमारे पास कंट्रोल वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़रा हम लोग ज़्यादा रखते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो उसके ऊपर हमारे पास पल्सेस मिल रही हैं ऑन ऑफ इस तरीके से करके ये मॉसफेट के ऊपर हम लोगों को ये मिल रही हैं। अब मॉसफेट ऑन होगा तब कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई वोल्टेजेस मिल रहे हैं, मॉसफेट ऑफ होगा कि जब कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। अच्छा जी, फर्स्ट इस ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन है, इसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग टाइम। इस सैम्पलिंग टाइम ड्यूरेशन के लिए जितनी देर तक ये ऑन होगा तो उतनी ड्यूरेशन के लिए ये सिग्नल पास करेगा, यहाँ पे पास करेगा, यानी कि कैपेसिटर के पास जाएगा और ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो इतनी ड्यूरेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। ठीक है जी, जितनी इस टाइम पीरियड के बाद, सैम्पलिंग टाइम के बाद, अब हमारे पास यहाँ पे ऑफ टाइम आ रहा है कंट्रोल वोल्टेज के, यहाँ पे 0 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये 0 वोल्ट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अच्छा जी, 0 वोल्ट्स के लिए ये जो टाइम बन रहा है हमारे पास होल्डिंग टाइम कहलाता है। और इस होल्डिंग टाइम के अंदर ये है कि हमारे पास जो कैपेसिटर चार्ज है वो इस ऑप एम्प की इनपुट इम्पीडेंस हाई होने की वजह से क्या कर रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू, जिस वैल्यू पर वो चार्ज हुआ था, वो जो वोल्टेज की वैल्यू थी हमारे पास वो कांस्टेंट रखेगा, रिमेन सेम रहेगी वहाँ पर वैल्यू। अब यहाँ तक अगर देखें हम लोगों ने
फर्स्ट जो पल्स असाइन की थी, पल्स ये हम लोगों ने जो है ना वो सेंड की थी इस मतलब स्विच के थ्रू पास की और इसको हम लोगों ने चार्ज कराया कैपेसिटर को। तो इस पॉइंट तक हमारे पास जब तक ये सिग्नल था, हमारे पास पल्स थी, वहाँ तक उस ड्यूरेशन के अंदर, टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हुआ। और उसके बाद जो हमारे पास ऑफ टाइम यानी होल्डिंग टाइम था, उस होल्डिंग टाइम तक हमारे पास क्या हो रहा है कि वो वोल्टेज सेम रह रही हैं, होल्ड कर रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू। जो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास कैपेसिटर की जिस पे जो चार्ज हुआ था, उसी को आगे वो फर्दर मेंटेन रखेगा। सिमिलरली जब हमारे पास सेकंड टाइम जब मॉसफेट ऑन होगा इस पल्स के ऊपर, तो हमारे पास जो है यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू फिर क्या होगी, अब वो चार्ज था तो उसके लिहाज से वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास फिर होल्डिंग टाइम आ गया। इस होल्डिंग टाइम में वो वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, होल्ड करेगा फॉर द स्पेसिफिक टाइम, जो होल्डिंग टाइम है हमारे पास। ठीक हो गया जी। ये हम लोगों ने अपनी सैंपल एंड होल्ड जो टेक्निक थी उसको हम लोगों ने सैम्पलिंग जो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं सैंपल एंड होल्ड टेक्निक से, वो हम लोगों ने देख ली, डिस्कस कर ली। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा ऑनलाइन सेशंस वगैरह भी होंगे, उसमें भी हम लोग ये चीज़ें कवर कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो एन चैनल मॉसफेट है ये एज अ स्विच काम कर रहा है। वोल्टेज कैपेसिटर्स, ये जो होल्डिंग कैपेसिटर जो है ये हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और होल्ड करने के लिए कैपेसिटर के वोल्टेज को स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जो होल्डिंग टाइम है उसके लिए। और ये हमारे पास उसके बाद जो ऑप एम है, ऑप एम हमारे पास एज अ वोल्टेज फॉलोअर यूज़ हो रहा है। कोई गेन नहीं इसमें हम लोग यूज़ कर रहे ले रहे, इसके अंदर गेन नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये हम लोगों को। और उसके साथ साथ ये जो इसकी नॉन इन्वर्टिंग पे हम लोगों ने सर्किट अटैच किया है और नेगेटिव इन्वर्टिंग वाली पे हम लोगों ने फीडबैक अटैच किया है। तो इसकी जो ख़ास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस, इसकी जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर ये एज अ वोल्टेज फॉलोअर और इसकी इनपुट इम्पिडेंस हाई होने की वजह से हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, ताकि हमारे पास कैपेसिटर होल्डिंग टाइम के अंदर भी डिस्चार्ज ना हो रहा हो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। अब हम लोग इसको प्रोटीज के ऊपर रन करके देख लेते हैं, प्रोटीज के ऊपर बना के देख लेते हैं ये प्रोटीज के ऊपर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। ये जो मॉसफेट है ये हम लोगों ने यूज़ किया है 2N7000। इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है, ये हम लोगों को यहाँ पर चाहिए भी हाई स्विचिंग स्पीड चाहिए। और उसके बाद ये कैपेसिटर जो है वो 0.01 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। बाकी 10K और ये वाला हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, 1 and 5 इस पे इनको हम लोग कनेक्ट नहीं करवा रहे और ना ही इसके अंदर कोई रजिस्टर अटैच कर रहे हैं। अच्छा जी, वी इन के ऊपर हम लोग साइन वेव अपनी अप्लाई करेंगे और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम लोग इसको देखेंगे। हाई हम लोग कंट्रोल वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी हाई भी करके देखेंगे, लो भी करके देखेंगे। तो उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा हमारी इनपुट वेव के ऊपर वो हम लोग देखेंगे कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट्स वगैरह हैं मैंने जैसे चूज़ कर लिए हैं। आपको मैं ये दोबारा से बता देता हूँ, इसको क्लियर करके यहाँ से इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ सारी लाइब्रेरी को और दोबारा से मैं आपको ये कंपोनेंट्स बताता हूँ कि कैसे आपने ये निकालने हैं। ये हमारे पास सामने, अगर आप इधर साइड पे देखिए इस तरफ हमारे पास ये आइकन, इस पर आप क्लिक करें, उसके बाद आप पिक पे जाएं, पी यहाँ पर जाएं, कंपोनेंट चूज़ करें। यहाँ से आप इधर आप सबसे पहले RES लिखें तो जेनेरिक रजिस्टर्स आपके पास आ जाएंगे और CIP पे हमारे पास जेनेरिक कैपेसिटर आ जाएगा और 2N7000 हमारे पास ये एन चैनल एनहांसमेंट मोड फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर चाहिए हम लोगों को, ये हम लोगों ने यूज़ कर लेना है। ये वाला ये आ गया जी हमारे पास। और लॉजिक लेवल एनहांसमेंट, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं 741 और 741 ऑप एम्प
एंड बस यही था। अब सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्ट करना है 2N700, ये इसका गेट, ड्रेन एंड सोर्स, और इसमें हम लोग रोटेट कर लेते हैं ऐसे। और इसकी 3 नंबर पिन जो है वो इसकी ड्रेन है, जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे वोल्टेजेस। सबसे पहले इधर साइन वेव हम लोग ले लेते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग रख लेते हैं 10, ताकि ये ज़रा आसानी से नज़र आ सके। और फेजेस कुछ नहीं है, बस सिंपल एम्पलीट्यूड हो रही है। ये हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट कर दी, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेजेस आपने असाइन करने। तो उसके लिए आप इधर जाएं इसमें पल्स पे, और 0 से लेके 5 और 50% ड्यूटी साइकिल, एंड देन यहाँ हम लोग 20 ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी इसकी जो हमारे पास ये साइन होना चाहिए, और इसमें इसकी पीक भी हम लोग 5 रख लेते हैं। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी है लेट्स सपोज 5 कर लेते हैं, एंड हाइट नहीं इसकी वैल्यू शो है ये आ गई जी। और इस पॉइंट पे इसको भी हम लोग अनहाइड कर लेते हैं। अच्छा, V1 एंड V2 इज़ 1 माइक्रो पल्स विड्थ 50% और फ्रीक्वेंसी 20, एंड यहाँ पर जो है हमारे पास पीक 5, फ्रीक्वेंसी 5। अब इसके बाद आगे हम लोगों ने एक कैपेसिटर्स कनेक्ट करना है इसमें, और ये अब इसके साथ इधर अटैच कर लेते हैं ग्राउंड। इसकी वैल्यू होगी 0.01 माइक्रोफैरेड। ये हो गया कैपेसिटर कनेक्ट। अब हम लोग रेजिस्टर्स अटैच कर लेते हैं। जो हमारा ये रेजिस्टर हो गया 741 ऑप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग पे हमारे पास जो है वो सर्किट कनेक्ट होगा यहाँ पे, और इन्वर्टिंग वाली हम लोगों ने जस्ट इधर फीडबैक के लिए यूज़ करनी है ऐसे। और पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 4 पे हम लोगों ने जस्ट डीसी वोल्टेज अप्लाई करने हैं। यहाँ हम लोग और यहाँ हम लोग इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा जी +12 वोल्ट्स, और यहाँ हो जाएगा -12 वोल्ट्स। ठीक है। 6 आउटपुट है, 2 पे हम लोगों ने फीडबैक लिया है, यूनिटी है ये फीडबैक वोल्टेज फॉलोअर है, और 3 पे हम लोग सर्किट ले रहे हैं। और इसके साथ साथ पिन नंबर लास्ट जो पिन थी उसके एक रजिस्टर वर्टिकली हम लोग अटैच कर लें। इसको मैं और इस पॉइंट को एक काम कर लेते हैं, ताकि इसको ये हमारा सर्किट कनेक्ट हो गया कम्प्लीटली सारा। और अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोगों को आउटपुट्स मिल रही हैं जो हम लोग देखना चाह रहे थे कि नहीं। ऑसिलोस्कोप ले लें। सबसे पहले फर्स्ट इसकी आपने इनपुट पे लगानी है, इनपुट जो हमारा सिग्नल मिल रहा है ये वाला। एंड अच्छा जी, दूसरा जो आपके पास आ रहा है वो आपने कंट्रोल वोल्टेजेस पर लगा देनी है कि क्या कंट्रोल वोल्टेजेस हम लोगों को मिल रहे हैं ऐसे। थर्ड वाली वो आपने आउटपुट पे कनेक्ट करनी है। अच्छा जी, हम लोग इसको अब रन करके देखते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल जो ये अब पिंक कलर में आ रहा है हम लोगों को ये मिल रहा है। अच्छा, इसमें भी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। इसके लिए अगर मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो मैं जो इसके अंदर सेकंड टाइप का जो हमारे पास ट्रांजिस्टर अवेलेबल था वो यूज़ करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फाइन रिजल्ट्स मिलते हैं। लेट्स सपोज 2N7000 में ये जो ZX एंड चैनल SOT23 लॉजिक इन्हांसमेंट मोड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करूँ
मुझे इसके लिए पहले वो वाली रिमूव करनी पड़ेगी जो मैंने उधर यूज़ किया। इसको पहले रिमूव कर लेते हैं और इसको यहाँ से भी रिमूव कर लेंगे। अब 2N7000 ये ZX, और इसको हम लोग जस्ट इधर कनेक्ट कर लेते हैं, इसको रोटेट इस तरीके से, इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर लेंगे इस पॉइंट पे, और सोर्स एंड दिस। अब रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट आ रही है नहीं आ रही है। डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ वेव फॉर्म अगर आप देखें आपको मिल रही है। अब हम लोगों ने जो साइन वेव है हम लोग उसमें 1 रख लेते हैं साइन वेव को, और उसके अंदर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को क्लॉक की जो वैल्यूज़ हैं, पल्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो हम लोग कंट्रोल वोल्टेज ले रहे हैं VS को, हम लोग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो आप इसको स्टॉप करें एंड इस पॉइंट पे जाके इसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग 1 कर लेते हैं, और ये इस पॉइंट पे हम लोग 4 ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 आपके पास सैंपल्स बनेंगे एक साइकिल के अंदर। इसको रन कर लें और डीबग डिजिटल ऑसिलोस्कोप ये लें, ये आपके पास कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, और वैसे फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से क्लॉक की हमें सही नहीं मिल रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग 10 कर लें और क्लॉक जो हमारे पास जो पल्स यूज़ हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 40 रखें, तो तब भी इसका वही काम होगा कि एक साइकिल में हमारे पास 4 पल्स 4 सैंपल जनरेट हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे हम लोगों को। जल अब 4 के बजाय अगर मैं 3 करूँ इधर फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज अगर मैं 30 कर लूँ, इसके लिए देख लेते हैं क्या बनेगा। ये लें, 30 के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं 20 कर लूँ, ये लें, 20 के लिए भी हमारे पास मिल रहा है, और ऐसे ही मिलना चाहिए हम लोगों को। उस पॉइंट जब 0 है तो उसके लिए हमारे पास होल्ड करेगा। जैसे ये आपके पास इस पॉइंट पे, अगर ये इस पॉइंट पे देखें ये ऑन है, तो इसने चार्ज लेना स्टार्ट किया, यहाँ से चार्ज होगा। जितनी देर तक ये होल्ड था, जितनी ये पहले चार्ज करेगा इस पॉइंट तक, यहाँ तक इसने चार्ज किया। उसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारे पास ये होल्ड टाइम है, तो इस होल्ड टाइम के अंदर उसने हमारे पास मेंटेन रखा, और फिर वो जितनी देर तक वो मेंटेन, यहाँ से यहाँ तक ये जितना मेंटेन कर सकता है इसको मेंटेन करेगा, एंड देन फिर वो, अच्छा इसमें कुछ एक्विजिशन टाइम, वर्चर टाइम भी आते हैं, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास एक्विजिशन टाइम है वो तो ये है कि जितना जो सैम्पलिंग टाइम है उस सैम्पलिंग टाइम के अंदर जितना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और जो हमारे पास अपर्चर टाइम है कि वो ये होता है कि जैसे ही अपना हमारे पास कैपेसिटर अपनी स्टेट चेंज करता है, तो उसके बाद कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो हमारे पास चार्ज होता है, तो वो अपर्चर टाइम कहलाता है, क्योंकि वो प्रोपगेशन डिले ऑफ स्विचेस की वजह से हो रहा होता है कि वो स्विच के डिले की वजह से हमारे पास कैपेसिटर थोड़ा सा स्टेट चेंज होने के बावजूद भी हमारे पास थोड़ा सा वो चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ अब ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग, अच्छा इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंट सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग रेट कह सकते हैं हम लोग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ कंट्रोल वोल्टेज पर भी इसको देख सकते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी हाई कर लेता हूँ इसकी। अब अगर मैं इसकी 100 फ्रीक्वेंसी रखूँ, देखिए आप कि हमारे पास सैंपल जब ज़्यादा होंगे तो स्मूथनेस जो होगी वो हमारे पास बढ़ कॉन्टीन्यूटी की तरफ जाता जाएगा। हमारे पास ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सैंपल जो सिग्नल है, लेट्स सपोज इसको 100 कर लें, तो अब 100 सैंपल्स हैं, 100 सैंपल्स पूरे 10 साइकिल्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं, ये आ रहे हैं जी वहाँ पर सैंपल्स टोटल। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने इधर रखी है 10, तो इसका मतलब हर एक साइकिल के अंदर 10 सैंपल्स जनरेट हो रहे हैं हमारे। और अगर मैं इसको 20 कर लूँगा तो फिर वो 20 सैंपल्स जनरेट हो जाएंगे हमारे पास। अब हम लोग सैंपल्स थोड़े से और बढ़ाते हैं इसको, 20 मतलब 20 सैंपल्स आने तो 200 कर लें,
अगर 20 सैम्पल्स जनरेट हो जाएंगे, लेट्स सपोज अब इसको डीबग एंड इसका ये देखिए, ये हमारे पास 20 सैम्पल्स एक साइकिल के अंदर, एक साइन वेव के साइकिल के अंदर हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करते जाएंगे आप लोग, उतनी ज़्यादा आपको अच्छे और फाइन रिजल्ट्स आते जाएंगे। ये आप लोगों ने सर्किट अपने पास प्रोटीज पे बनाना है, इसको रन करना है, आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास इसका एक पैकेज जो होता है आईसी के अंदर भी अवेलेबल है, सैंपल एंड होल्ड का, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिजिटल कम्युनिकेशन की लैब के अंदर हम लोगों ने आईसी को यूज़ करते हुए किया। आईसी के अंदर जस्ट वेरी सिंपल, मतलब 2 पिन से हम लोगों ने यूज़ करनी है और ये होल्डिंग कैपेसिटर लगा देना है। मैं आपको पहले सर्किट दिखा देता हूँ आईसी के थ्रू कैसे आपने इसको सर्किट बनाना है। अच्छा जी, ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट की आईसी है जो पैकेज इसमें जिसमें पिन आती हैं, पिन 2, 3, 1, 4, ये सारी पिन अवेलेबल हैं। 1 और 4 पे, 1 पे आपने पॉजिटिव वीसीसी, 4 पे नेगेटिव वीईई आपकी आ जाएगी। और ये 8 नंबर पिन के ऊपर ये वो कंट्रोल वोल्टेजेस जो हम लोग उधर मॉसफेट की गेट पिन जो गेट टर्मिनल था उसमें हम लोग मॉसफेट के ऊपर कंट्रोल वोल्टेजेस सेंड कर रहे थे। और यहाँ पिन नंबर 3 के ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना कॉन्टीन्यूस एनालॉग सिग्नल जिसमें साइन वेव यूज़ की हुई है। और पिन नंबर 2 को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। पिन नंबर 7 आपने ग्राउंड कर देनी है और पिन नंबर 6 को आपने कनेक्ट करवाना है होल्डिंग कैपेसिटर के साथ। ये आपका टोटल जो है वो आईसी के थ्रू आपकी सैंपल एंड होल्ड, आप सैंपल एंड होल्ड सर्किट परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रोटीज पे भी इसको हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप मोनोलिथिक आईसी LF398N 398N आईसी जो है मोनोलिथिक सैंपल एंड होल्ड, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ये इसको स्टॉप कर लूँ फर्स्ट, पहले ये आ गई। पिन नंबर 1 एंड 4 पे हम लोगों ने VCC और VEE अटैच करना है। DC इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे ये इस तरीके से कनेक्ट कर लें। इसको आप +12 एंड -12। और पिन नंबर 3 पे हम लोगों ने सोर्स अटैच करना है साइन वेव। और इस पिन पे एम्पलीट्यूड हम लोग रखते हैं 5 सेम और फ्रीक्वेंसी इज़ 10। साइन वेव ये कनेक्ट कर दी। अब कंट्रोल वोल्टेजेस जो हैं आपके पिन नंबर 8 पे अटैच करने हैं हम लोगों ने। और इस पे फ्रीक्वेंसी हम लोग 40 रख लेते हैं। एम्पलीट्यूड पीक में आके ये हो जाएगा 5 एंड ये आपकी पल्स हो जाएगी। और इस पल्स में 5 और स्पीड 40 फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली। और पिन नंबर 7 भी हम लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड करनी है। और पिन नंबर 6 के साथ जो है वो होल्डिंग कैपेसिटर अटैच करना है, एक कंपोनेंट में से कैपेसिटर। और इसको हम लोग ठीक इस पॉइंट पे लगाकर पिन नंबर 6 अच्छा जी, ये हम लोग इस वायर को रिमूव करके और ठीक और एक ग्राउंड और अटैच कर लेते हैं ऐसे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01 माइक्रोफैरड। LF398N IC 3 नंबर पिन पे साइन वेव। और ये हमारे पास लॉजिक, यानी कि ये हमारे पास पल्सेस आ गई हैं जो हम लोगों ने कंट्रोल वोल्टेज लिया है। 1 पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव, 7 ग्राउंड। और अब इसको हम लोग अटैच करके चेक कर लेते हैं। ऑसिलोस्कोप पे आ जाएगी फर्स्ट पिन जो है वो होगी आपकी साइन, सेकेंड वाली आपका कंट्रोल वोल्टेजेस जो अपने ज़रा साइन किए कंट्रोल वोल्टेजेस। और थर्ड वाली जो है वो हम लोग
आउटपुट पे अटैच कर लेते हैं। ये इसको रन करके देख लेते हैं कि ये मिल रहा है हम लोगों को आउटपुट पे वैसे कि नहीं। ये लें, वैसे ही हम लोगों को एग्जैक्टली ये सेकंड वाला मैंने ओपन किया, तो ये इसको भी स्केल अप 2 2 एंड 2 बिल्कुल सही मिल रहा है। 200 मैंने उसकी भी की थी, 200 मैं इसकी भी कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से। हाँ, इसकी नहीं थी, कंट्रोल वाले की, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं, सैम्पलिंग रेट इट्स 200 रन। सॉरी आई थिंक मिस्टेक कर दिए, फ्रीक्वेंसी है 200, ये ठीक है। पल्स विड्थ दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास मिल रही है 200 के ऊपर आउटपुट जो आ रही थी इसकी, ठीक है जी। इसको 2 पे देखते हैं कि ये हमारे पास थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। इसकी कोई वैल्यू या कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, घर बैठ के रिकॉर्ड किया था। अच्छा, इसमें ब्लू वाला जो है वो आपका, ये हमारे पास कंट्रोल वोल्टेजेस आ गए। येलो वाली जो है वो हमारे पास इनपुट सिग्नल है और पिंक वाली जो है वो हमारे पास सैंपल सिग्नल है, ठीक है जी। तो ये आप लोग भी अपने पास इसको घर में रन करें और इसको प्रोटीज पे इसका सर्किट भी बनाएं। मैंने इसको स्विचिंग सर्किट भी इसका बनाया है, यानी कि आपके पास प्रोटीज के ऊपर इसका आईसी भी अवेलेबल है, आईसी को भी यूज़ करते हुए बना सकते हैं, लेकिन आईसी को अंदर जस्ट हम लोगों ने सिर्फ आईसी प्लेस करनी है और उसके साथ सोर्सेज अटैच करने हैं। तो इसका कोई सर्किट नहीं है, सिर्फ आईसी जो है ना हम लोग डायरेक्ट पिन अटैच करनी और आउटपुट मिल जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने दूसरा भी सर्किट बनाया है जिसमें मैंने मैनुअली क्या किया है, कैपेसिटर यूज़ किए हैं, मॉसफेट यूज़ किया है, या आप इसको अपने पास प्रोटीज पे बनाएं, इन दोनों सर्किट्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करवाएं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको भी करवा के दिखाया है। और इसके साथ साथ जो इसके ऊपर मैटलैब का जिसका कोड होगा वो बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी सा कोड है, उसके ऊपर भी आप जाके इसको कर सकते हैं। मैं आपको उसका जो है ना वो जस्ट छोटा सा जो है ना कोड दिखा देता हूँ कि आप उसका कोड उधर कैसे लिख सकते हैं मैटलैब के ऊपर। अच्छा जी, मैटलैब पे आपने क्या करना है, ये मैंने कोड एक जस्ट लिख लिया है यहाँ पर, सैम्पलिंग इसमें कम्प्लीटली हो रही है, परफॉर्म ऑफ जस्ट आपने सिर्फ देखना है इसमें और समझना है इस कोड को। और कैपिटल T इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कंप्लीट टाइम जो सिग्नल हम लोगों ने जनरेट करवाना है उसकी कंप्लीट जो है ना सिग्नल की ड्यूरेशन है, जितने टाइम के लिए हम लोगों ने कंप्लीट सिग्नल को जनरेट करवाना है, तो 1 सेकंड के लिए हम लोग सिग्नल जनरेट करवा रहे हैं। और मैंने फ्रीक्वेंसी जो है वो साइन वेव की वो 1 ले ली है ताकि इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग क्लियरली समझ सकें, हम लोगों को नज़र आए वेव फॉर्म के अंदर सैम्पल्स आसानी से हम लोग देख सकें। उसके बाद है FS जिसको हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग रेट, ये हम लोगों ने 50 रखा है और इससे सैम्पलिंग टाइम जो निकाल मतलब 50 सैम्पल्स पर सेकंड होंगे। तो हम लोगों ने साइन वेव की फ्रीक्वेंसी रखी है 1, तो 1 हर्ट्ज पर सेकंड, तो एक साइकिल में हमारे पास 50 सैंपल्स मिलने वाले हैं जी। अब TS जो है वो सैम्पलिंग टाइम है, यानी एक सैंपल की जो है ना हमारे पास वो टाइम पीरियड होगा, एक सैंपल का टाइम पीरियड, यानी एक सैंपल का जो है ना वो सैंपल से जो ड्यूरेशन जो हम लोग कहते हैं वो TS जो हमारे पास हुआ है सैम्पलिंग टाइम होगा। TS के बाद हमारे पास T एक वेक्टर जनरेट करवाया जो 0 से लेके TS का गैप होगा, और कैपिटल T माइनस TS यानी कि ये 50 हमारे पास सैंपल्स जनरेट करवाए हम लोगों ने, रो वेक्टर एक जनरेट करवाया जिसमें 50 सैंपल्स का एक टाइम वेक्टर जनरेट करवाया, और उसके बाद साइन वेव जनरेट करवाई हम लोगों ने x sin 2 pi f t। और उसके बाद ये जो कमांड है स्टेम की कमांड, ये हर एक सैंपल के ऊपर हम लोगों को एक वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू शो करती जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको अगर स्टेम की बजाय प्लॉट कर लेता हूँ। अब प्लॉट जब इसको करेंगे तो एक कॉन्टीन्यूस टाइम हमारे पास एक सिग्नल जनरेट होगा साइन वेव का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी तरह सिमिलरली हमारे पास इसकी हम लोग स्टेयर्स की कमांड्स को जब यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास
सैंपल्ड एंड होल्ड वाला जो सिग्नल है वो जनरेट होगा। अब मैं आपको उसको रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं, एडिटर रन। हाँ जी, ये हमारे पास साइन वेव मिल रही है, ठीक है, 1 हर्ट्ज, मतलब इसका एक साइकिल हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग इसके सैंपल करने वाले हैं, यानी कि 50 सैंपल, मैंने सैंपलिंग रेट 50 रखा है तो 50 सैंपल्स इसके अंदर बनेंगे। तो होल्ड ऑन एंड देन स्टेयर। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास सैंपल एंड होल्ड आउटपुट जो है वो रेड जो आप लाइन देख रही हैं, ये रेड लाइन, इसके अंदर सैंपल एंड होल्ड आउटपुट आपको मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा सैंपल्स आप सैम्पलिंग रेट रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्मूथ होती जाएगी आपकी साइन वेव। इसी तरह से अगर आप इस तरह काम करते जाएंगे तो उसकी जो है ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो है ना वो आपके पास कम मिलेंगी, तो आपके पास स्मूथनेस कम हो जाएगी साइन वेव की। तो ये आपके पास सैंपल एंड होल्ड का जो कंप्लीट लैब एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया, जिसमें प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुई और जिसमें हम लोगों ने आईसी वगैरह भी देखी हैं और उसके बाद हम लोगों ने इसको मैटलैब के ऊपर भी करके देखा। तो अभी तक हम लोगों ने सैंपल एंड होल्ड को समझा और उसके बाद उसकी सर्किट्स को परफॉर्म किया, प्रोटकेस के ऊपर भी आईसीज भी देख ली और उसके साथ साथ हम लोगों ने मैटलैब भी परफॉर्म किया। अब इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन के अंदर ये जो है ए टू डी कन्वर्जन, जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन हम लोग करते हैं तो उसके अंदर ये सैम्पलिंग जो है वो यूज़ की जाती है। और इसकी दो और टाइप्स भी जो है हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब के अंदर। अभी तो हम लोगों ने सैंपल एंड होल्ड किया है, नेक्स्ट में हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग और आइडियल सैम्पलिंग को भी करके देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म की जाती है। और मेन पार्ट होता है ये आपकी कन्वर्जन करने के लिए कि जब आप एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करते हैं किसी भी डाटा को, मतलब कोई एनालॉग सिग्नल को अगर कन्वर्ट करें डिजिटल फॉर्म में, तो आपके पास सैम्पलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले करता है। तो अब आप ये एक्सपेरिमेंट अपने पास इसको परफॉर्म करें अपने लैपटॉप में, और प्रोटियस पे भी, मैटलैब पे भी आपने इसकी लैब रिपोर्ट भी बनानी है और लैब रिपोर्ट आपने मुझे जीसीआर के ऊपर सेंड करनी है। इसकी परफॉर्मेंस आपने प्रोटियस पे भी मैटलैब पे भी दोनों फाइल मुझे आपने जिप फाइल बना के आपने प्रोटियस और मैटलैब की जीसीआर के ऊपर मुझे सेंड कर देनी है जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।